जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और पिछले वीडियो में हमने देखा था नॉन पॉजिटिविस्ट का क्या व्यू है रिगार्डिंग सोशियोलॉजी एज अ साइंस। तो वहाँ पे वेबर ने बोला था कि सोशियोलॉजी को एक साइंस नहीं करार दिया जा सकता, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारी जो थियरीज हैं वो बताई थी। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, सिम्बायोलिक इंटरेक्शनिज्म, इथनोमेथोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स उन्होंने बताया था जिसको प्रूव करता था कि सोशियोलॉजी को साइंस कंसिडर नहीं किया जा सकता। आज हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट थे, अगस्ट कॉम्टे और एमिली डर्कहाइम, उन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी को साइंस करार दिया जा सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है, दिस इज द बेसिक प्रोसेस। फर्स्ट इज फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना पहला प्रोसेस। दूसरा, उस हाइपोथेसिस के ऊपर रिसर्च डिज़ाइन कंडक्ट करना, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस कलेक्ट करना या फैक्ट्स जनरेट करना, और उसके बाद एक डेफिनाइट कंक्लूजन पे पहुंचना, उसके बेसिस पे एक जो जर्नल है आर्टिकल थियराइज करना। ये है बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ साइंटिफिक मेथड। तो इसके बारे में हम लोग लेटर जो क्वेश्चंस लाएंगे उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस ब्रीफली पढ़ लीजिए। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, डज साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी अ साइंस? इलस्ट्रेट योर आंसर विद डर्कheim's मेथड। क्या साइंटिफिक मेथड सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाता है? और इसको अपने आंसर को इलस्ट्रेट करो विद द हेल्प ऑफ डर्कheim's मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रीजन एंड एविडेंस। साइंस जो है, आप जो अगर आप किसी को बोलो जो कंप्लीटली साइंटिफिक हो कि गॉड गॉड को मैंने वहाँ देखा है, उसका क्या कोई प्रूफ है? किसी ने गॉड को जेनरल में देखा है, किसी ने स्पिरिट्स को जेनरल में देखा है? नहीं ना। तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक स्टडी अनलेस एंड अनटिल इट कैन बी बैक्ड बाय एनी काइंड ऑफ एविडेंस और प्रूफ। ओके, तो साइंस वो है जिस विच इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ एविडेंस एंड प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको पूरी थ्रू आउट द वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, तो इसीलिए मैं मेडिकल साइंस का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, accumulation of toxins in the kidneys and resulting in high creatinine levels in blood। तो ये होता है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाती है किडनी में, और किडनी जो है बॉडी को प्यूरिफाई नहीं कर ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड में टॉक्सिक लेवल्स या टॉक्सिन्स की लेवल बहुत हाई हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है आपका क्रिएटिनाइन लेवल बहुत हाई इंक्रीज हो जाता है, सीरम यूरिया लेवल हाई हो जाता है, विच लीड्स टू chronic kidney disease or acute kidney disease which at times can be fatal। तो दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप बोलते हो मेरे को किडनी डिजीज है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो पूछता है क्यों है, या पता करता है कि क्यों हुआ है। टेस्ट करने के लिए टेस्ट करता है, तो पता करता है कि क्यों हुआ है। Until and unless he knows the root cause of it, cause and effect relationship cannot be analyzed, and this is the main principle, this is the main मूल मंत्र ऑफ साइंस कि अगर कोई चीज़ होता है तो क्यों होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये साइंस का मूल मंत्र है। Science collects facts and links them together in the causal sequences to draw valid interferences। साइंस जो है वो कड़ी से कड़ी मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला कड़ी था कि उनको एक पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे थे किडनी फेलियर के, उनकी बॉडी पे रैशेज आ रही थी, उनको यूरिन में आउटपुट कम आ रहा था, तो डॉक्टर उसको पूछता है ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट से उसको पता चलता है कि हाँ इसका सीरम लेवल्स तो हाई है, फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है, फिर उसके जो किडनी फिल्ट्रेशन जीएफआर रेट उसको पता किया जाता है। तो हर चीज़ एक से दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो साइंस जो है वो सारी फैक्ट्स को कनेक्ट करती है और उसके बाद लास्ट में एक रिजल्ट या लास्ट में एक सोल्यूशन तक पहुंचती है। तो ऑगस्ट काम्टे और डर्कheim ने बोला कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि सोशियोलॉजी भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है टू फाइंड आउट अ वेरी थियरी, सोशियोलॉजिकल थियरी, और सोशियोलॉजिकल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है, इसीलिए हम सोशियोलॉजी को भी साइंस बोल सकते हैं। तो सोशियोलॉजी अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड।
Sociology studies social events by adopting scientific methods. Though it cannot do experiment with men in a laboratory, still man's social behavior is subjected to scientific investigations like natural phenomenon. तो यहाँ पे अगस्ट काम्टी और दरखेम ने कहा है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सोशल इवेंट्स को स्टडी करते हैं बाय मींस ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है इंसानों को भले ही लेबोरेटरी में ले जाके घुसा के आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये साइंटिफिक प्रोसीजर जो है वो सोशल साइंस पे भी इम्प्लीमेंट होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि न्यूटन का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड एज स्केल ऑफ सोशियोमेट्री शेड्यूल केस स्टडी इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरी विच इज़ यूज टू क्वान्टिफाई मीजर सोशल फिनोमिनन। यहाँ पे हम लोग लेटर इसके चैप्टर में क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एनालिसिस ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्रीफली जान लीजिए कि सोशियोलॉजिस्ट ने कहा है कि भले ही हम लोग इंसानों को लेबोरेटरी में घुसा नहीं सकते और उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक प्रोसीजर जैसे कि हाइपोथेसिस बनाना और फैक्ट्स कलेक्ट करना, रिसर्च डिज़ाइन बनाना, ये हम उनको पूछ के या सर्वे एनालाइज करके या उनको ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं एंड ओवरऑल एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आउटकम जो होता है कि साइंटिफिक मेथड के जो प्रोसीजर होता है वो सोशियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए हैं कि क्यों सोशियोलॉजी साइंस हो सकता है। तो सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। देखिए लेबोरेटरी में अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम क्या होता है, अगर कोई केमिकल हो या डाइसेक्शन अगर आपको करना हो तो डाइसेक्शन करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ ये निकला कि नहीं। ऑनियन का डाइसेक्शन हो या फ्रॉग का, माइक्रोस्कोप में आपको स्लाइड देनी ही पड़ती है, या फिर अगर आपको कोई सैम्पलिंग केमिकल एनालिसिस करना है तो भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो रिजल्ट आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी है या नहीं। सोशियोलॉजी भी वही करता है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि सोशियोलॉजी ऑब्जर्व करता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, नहीं सोशियोलॉजी लेबोरेटरी में घुसा के ऑब्जर्व नहीं करता। सोशियोलॉजी के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही सोशल लेबोरेटरी है। मतलब फॉर एग्जांपल न्यूटन ने जो एप्पल उनके सर पे गिरा और ग्रेविटी की जब उन्होंने खोज करी तो वो लेबोरेटरिकल सेटअप में नहीं था, इट वाज इन एन ओपन सेटअप, सोशल सेटअप। तो न्यूटन ने एक साइंटिफिक थियोरी बनाया जो कि अब तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ओपन एयर में किया, वो किसी लेबोरेटरी सेटअप में नहीं किया। तो उनको ऑब्जर्व किया ना। द मेन थिंग इज़ कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इट डजेंट मैटर, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट का मानना है। Sociology makes observation of tribal marriage at the time of occurrence. Even if sociology does not possess a laboratory, still it makes accurate observations. ऑब्जर्वेशंस कैसे करें ये डिपेंड करता है, डजेंट मैटर कि किधर ऑब्जर्वेशन करें, चाहे वो लेबोरेटरी हो या किसी और सोशल सेटअप पे हो। फैमिली इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बाप का बेटे के साथ क्या रिलेशन है तो आपको उनको लेबोरेटरी में नहीं घुसाना पड़ेगा कि चलो बाप बेटे लेबोरेटरी में बंद, हम तुम एक कमरे में बंद और हम तुम्हारी रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। नहीं, आप उनको उनके घर में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पूरा सोशल सेटअप जो है वही हमारे लिए एक सामूहिक लेबोरेटरी है। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो हमने किडनी डिजीज़ का लिया था, तो किडनी डिजीज़ के बारे में, किडनी डिजीज़ क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिया क्रेटिनाइन हाई हो जाता है, which eventually leads to kidney failure, which eventually leads to death. तो दिस इज बेसिकली अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है। कुछ चीज़ होता है क्योंकि उसके बीच का पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, अगर किसी फैमिली में ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, वैम्प का बहुत ज़्यादा चलता हो, चालें चली जाती हो, मतलब एकता कपूर की सीरियल जैसा हो सारी फैमिली, तो जाहिर सी बात है जो अनुराग और प्रेरणा यानी कि अपनी हीरो हीरोइन जो है वो उनका सेपरेट होना तो बनता ही बनता है अगर वैम्प कुमालिका जैसी हो। मतलब वैम्प अगर बहुत स्ट्रांग हो, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली हो, तो बट ऑब्वियस है कि फैमिली में डिवोर्स होगा, ब्रेकअप होगा, होगा ही होगा, थर्ड पार्टी अगर होगी तो दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
सिमिलरली अगर एक फैमिली में कमाने वाला एक है और खाने वाले 50, तो बट ऑब्वियस सी बात है भूखमरी होगी, गरीबी होगी, इनकम नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सोशियोलॉजी भी कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तीसरा, सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन। देखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे सोशियोलॉजिस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है और खाने वाले हैं 50, 50 ज़्यादा हो जाएगा, आने वाले हैं 10। तो ये इसको देख के ही लोग बता सकते हैं कि भाई ये लोग तो गरीब है, इनके तो खानदान मतलब हालत ख़राब है, इनकी इनकम इतनी है, तो ऐसे कैसे होगी। तो प्रिडिक्शन आराम से किया जा सकता है सोशियोलॉजिकल थिंग में भी। Like natural sciences, sociology does frames laws and attempts to predict more accurately. On the basis of cause and effect relationships, sociology can easily predict about the future. If there will be dowry in society, it will eventually lead to poverty. As sociology matures day by day, it predicts more accurately. तो सोशियोलॉजी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, जैसे कि हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सोशियोलॉजी किस तरह से एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली है, एक लड़की, एक नई नवेली लड़की एक घर में जाती है जहाँ के उनके जो इन लॉज है वो बहुत ग्रीडी है, ठीक है, डाउरी लेते हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस लड़की ने अपने आप को जला दिया, मतलब मार डाला, वट एवर इट इज़। तो यहाँ पे लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये देखो ऐसे ससुर सास मिले थे, इसी वजह से इसने मारा क्योंकि ऑब्वियसली बट ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्चर नहीं सह पा रही होगी तो मर गई होगी। तो सोशियोलॉजी मेक्स प्रिडिक्शन, सोशियोलॉजिस्ट आर एबल टू मेक प्रिडिक्शंस एंड साइंटिफिक भी प्रिडिक्शंस करते हैं कि अगर हम लोग इसको इसके साथ मिलाएंगे तो यही निकलेगा, है ना। अब हमने देख ली सोशियोलॉजी क्यों साइंस हम बता सकते हैं। अब हम देखेंगे क्यों हम सोशियोलॉजी को साइंस करार नहीं दे सकते हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पूरी तरह से वैल्यू, मतलब पूरी तरह से अनबियास्ड इन्फॉर्मेशन, जो कि सोशियोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो बियास्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो मैं लोगों के लिए टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन वही टैरो रीडिंग मैं उसके लिए नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हूँ तो मैं उसकी टैरो रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि क्या आएगा, तो मेरी जो रीडिंग होगी वो बायस्ड होगी। सेम थिंग गोज विथ सोशियोलॉजिस्ट, सेम थिंग गोज विथ मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो अपने घर वालों की अगर उनको सर्जरी करनी पड़े तो उनके हाथ कांपेंगे, उनके हाथ हमेशा स्टेडी होते हैं। अगर कोई सर्जन होता है तो उनके हाथ हमेशा स्टेडी होता है, लेकिन अगर उनको अपनी बेटी की सर्जरी करनी पड़ी तो बट ऑब्वियस सी बात है उनके हाथ जो है कांपने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है कि हर स्टेप पे कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च पे बायस होने का चांसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका टॉपिक है फैमिली इश्यूज, मतलब फैमिली के डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करना, ठीक है, फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना। अगर आप उनको बोलो कि रिसर्च करो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे या ट्राइबल लोगों के इंस्टीट्यूशन में, नाइजीरिया में जाकर रिसर्च करो, तो क्या वो करेंगे? नहीं ना, वो उसी टॉपिक को चूज़ करेंगे जिसमें उनकी महारत हासिल है। तो यहाँ स्टार्टिंग से ही उन पे बियास्ड होते हैं। उसके बाद उनकी एडुकेशन, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है किस तरह की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, रिसर्च किया है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। एज लेबॉर्टरी में जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी की कोई भी रिजल्ट हो हम लोग रेडी है, लेकिन यहाँ पे सोशियोलॉजिकल थिंकिंग में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी फैक्ट जो है वो निकालने के लिए बोला है। उसके बारे में हम लोग लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। Sociologist has his own prejudice and bias, and hence he cannot observe his subject with complete detachment. Complete objectivity is the study of human behavior is impossible. Human behavior में complete objectivity study करना मतलब एकदम इम्पॉसिबल है। इसीलिए ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो वैल्यू न्यूट्रलिटी टर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो लोग ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हम लोग डिटेच नहीं हो सकते इतनी जल्दी। हमें मतलब
यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, ना समझ वो होते हैं जो अपना कर्म फल के लिए करते हैं, समझदार वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि कर्म करना ही फल है। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। हम अगर कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, आउटकम को करते हैं, तभी हम लोग काम करते हैं। बिना डिटेचमेंट के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए सोशियोलॉजी में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं पॉसिबल है। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट में जो प्रिसाइज मेजरमेंट मिलता है, मतलब इतना पूरा पॉइंट पॉइंट का भी मेजरमेंट मिल जाता है, लेकिन जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, वो नहीं होने पे एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। इसी वजह से भी सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं साइंस नहीं करार दी जा सकती है। टर्मिनोलॉजिकल इनएफिशिएंसी, साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं वो पूरा क्रिस्टल क्लियर होते हैं, एक टर्म का एक मीनिंग होता है, एक डेफिनाइट मीनिंग। लेकिन सोशियोलॉजिकल टर्म्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कैंडल का एग्जांपल दिया था, एक हस्बैंड और वाइफ एक कैंडल को लाइट कर रहे हैं तो उसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स से कुछ चीज़ों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं साइंटिफिक नहीं करार दिया जा सकता। अब हम देखेंगे डरखेम का कॉन्सेंसस थियरी। तो यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज रूटेड इन द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। इट वाज डेवलप्ड बाय एमिली डर्कहाइम एंड रिफाइंड बाय टैलकट पर्सन। तो डर्कहाइम का मॉडल से इलस्ट्रेट करने के लिए बोला है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो ब्रीफली देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। अगर एक बायोलॉजिस्ट को जानना है कि कैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं, तो मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये बॉडी है, ये किडनीज कैसे फंक्शन करती है, लिवर कैसे फंक्शन करती है, इंटेस्टाइन कैसे फंक्शन करती है, कोलोन कैसे फंक्शन करती है। अगर सबको अलग अलग निकाल के लेबोरेटरी में करे तो नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि हर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल किडनीज का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, जो वाटर इनटेक है उसको, मतलब बॉडी में वाटर बैलेंस, सोडियम बैलेंस मेंटेन करके रखना, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है वो करके रखना। उसके बाद ब्लड को प्यूरिफाई करना, यूरिया क्रेटनाइन टॉक्सिन्स जो है यूरिन के फॉर्म में वो निकालना। तो दिस किडनी फंक्शन अगर ख़राब हो जाता है तो पूरी बॉडी हैम्पर हो जाती है, क्योंकि ब्लड नहीं प्यूरिफाई हो पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक इफेक्ट होता है। एक कंडीशन आता है एनकेफेलाइटिस, जिसमें ब्लड यूरिया लेवल जो है वो ब्रेन तक चल जाता है और पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, शॉक हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ। आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में आ गई, क्योंकि मैं मेडिको हूँ, तो मुझे जब मैं मेडिकल टॉपिक पकड़ती हूँ मैं मतलब किसी और ही जोन में चली जाती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे डरखेम ने ये बोला है कि एक बॉडी का ऑर्गन जिस तरह से दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है और उनका जो फंक्शन है वो तभी हम लोग अच्छे से मेज़र कर सकते हैं जब वो बॉडी के अंदर हो। बॉडी के बाहर हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? अगर किडनी को निकाल दे फिर उसको लेबोरेटरी में देखेंगे तो कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से बॉडी को कंप्लीट बॉडी के तौर पे मेज़र किया जा सकता है या उनके फंक्शंस को एफिशिएंट किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशंस को अगर साथ में रखे तो एज अ होल हम लोग सोसाइटियल फॉर्म में देख सकते हैं, ना कि सोसाइटी के फैमिली को अलग, पॉलिटिकल सोसाइटी अलग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग, क्योंकि हर जो सोसाइटियल इंस्टीट्यूशंस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। From this viewpoint, any part of the organism must be seen in terms of the organism as a whole. तो एक whole organisms के तौर पे ही देखना पड़ता है सारे organs को, तभी हम लोग efficient results निकाल सकते हैं। तो सोसाइटी को भी, सारी सोसाइटी को एज अ होल देखना पड़ता है, ना कि फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इस तरह से अलग अलग बांटना पड़ता है। Thus, when a biologist will examine a part of the body, such as the heart, in terms of the contribution of maintenance of human body, the functionalist will examine a part of society, such as the family, in terms of the contribution of the maintenance of social system. तो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल हार्ट लिया, मैं किडनी बता रही हूँ। किडनी किस तरह से ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूट करता है कि किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और जो टॉक्सिन्स है उसको यूरिन के फॉर्म में निकालता है। तो होल बॉडी में वो कंट्रीब्यूशन डालता है ना। ठीक उसी तरह से फैमिली, एक सोसाइटी में फैमिली क्या कंट्रीब्यूट करता है? फैमिली कंट्रीब्यूट करता है कि अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करना, जो फैमिली आगे जाके सोसाइटी एज अ होल सोसाइटी के लिए काम आ सके। तो इस तरह से फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है और वो पूरी सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। ये है डरखेम का एनालिसिस। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।